हेलो एवरीवन। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग गेट एकेडमी के पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स में दो पार्टों में करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डील करेंगे और पार्ट सेकंड में हम लोग टोटल 6 चैप्टर्स में डील करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर पावर साइकिल को। और वेपर पावर साइकिल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि वेपर पावर साइकिल है क्या, और स्टीम पावर प्लांट के लिए थोड़ा सा जानेंगे कि स्टीम पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि वेपर पावर साइकिल मतलब स्टीम पावर प्लांट के लिए जो आइडियल साइकिल होगी वो रैंकाइन साइकिल है। रैंकाइन साइकिल क्या होती है उसको हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी डायग्राम्स पे देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, उन सब सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम उसे कंपेयर करेंगे कार्नोट साइकिल से और देखेंगे कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जब भी हम बात करते हैं तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से कम आती है, जबकि दोनों ही साइकिल आपकी आइडियल साइकिल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, और हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, और उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे दोनों की एफिशिएंसीज को। उसके बाद हम देखेंगे कि जब डिफरेंट चेंजेस करते हैं हम साइकिल में तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आता है। अगर मैं जैसे बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ या फिर कंडेंसर के प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ या फिर सुपर हीटिंग करता हूँ, तो ये कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रीहीटिंग जब भी करते हैं या फिर रीजनरेशन की हम बात कर रहे होंगे तो कैसे वो एफिशिएंसी को या टरबाइन वर्क को या फिर पंप वर्क को किस तरह से वो इफेक्ट करने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, हम बात करेंगे वहाँ पे आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की एफिशिएंसी कैसे सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल हो जाती है, क्यों हो जाती है, सारी बातें यहाँ पे करेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल साइकिल होगी तो किस तरह की होगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वर्किंग फ्लूइड, अगर हम जो भी हम वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं साइकिल में वो वर्किंग फ्लूइड अगर आइडियली देखा जाए तो वो किस तरह का होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि अगर इन केस कोई ऐसी साइकिल हमें चाहिए, कुछ इस तरह की साइकिल चाहिए जो हम लोगों के पास वर्किंग फ्लूइड्स अवेलेबल हैं, उनकी बेसिस पे कैसे एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बाइनरी साइकिल किन कंडीशंस में हम यूज़ करने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा वेपर पावर साइकिल। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट और बात करेंगे ब्रेटन साइकिल की, मतलब यहाँ पे जो आइडियल साइकिल यूज़ होने वाली है उसकी बात करेंगे, ब्रेटन साइकिल की बात करेंगे। देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम होगा तो किस तरह से ब्रेटन साइकिल होगी, ओपन सिस्टम होगा तो ओपन सिस्टम के लिए ब्रेटन साइकिल का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी ब्रेटन साइकिल की बात कर रहे हैं तो जो प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते जाने पे एफिशिएंसी में किस तरह से चेंज आएगा, और जो नेट वर्क आउटपुट है अगर मैं उसकी बात करूं तो कैसे नेट वर्क आउटपुट इनिशियली जो जीरो था लेट्स से, और वो क्या करता है जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो तो बढ़ता है मैक्सिमम पहुंचता है, उसके बाद वो डिक्रीज करता है, ये सब कैसे होने वाला है, ये सारी बातें हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि जब भी हम ब्रेटन साइकिल में रीहीटिंग करते हैं या इंटरकूलिंग करते हैं तो रीहीटिंग और इंटरकूलिंग की वजह से ब्रेटन साइकिल पे एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है या वर्क आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन की बात करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, उन सब सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पे रीजनरेशन की और देखेंगे कि अगर आइडियल रीजनरेशन कंडीशंस हैं तो उस टाइम पे जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, और अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूँ तो टेम्परेचर के टर्म्स में उस फॉर्मूले को लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इररिवर्सिबिलिटीज हैं प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो टरबाइन की और कंप्रेसर के केस में हम लोग एफिशिएंसीज की बात करने वाले होंगे, सेकंड लॉ एफिशिएंसीज देखने वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट। यहाँ पे भी सेम आपको इस सब्जेक्ट के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के लिए भी और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के लिए दोनों के लिए आपको वर्कबुक दी जाएगी, जिसमें क्या होगा क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस सीक्वेंस में रहेंगे जिस तरह से क्लास में डिस्कस किए जा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए उसमें अलग से गिवन होंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप उसको पूछने के लिए भी एक मैकेनिज्म रहेगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन को, आईसी इंजन को हम डिस्कस करेंगे। और आईसी इंजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे
कि SI इंजन या CI इंजन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बात करेंगे एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस की, मतलब इन साइकिल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग कौन से अजम्पशंस हम लोग लेते हैं, उन अजम्पशंस की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ऑटो साइकिल क्या होती है, ऑटो साइकिल आपकी SI इंजन के केस में यूज हो रही है तो क्यों हो रही है, सारी बातें करेंगे। आगे हम बात करेंगे CI इंजन के लिए, CI इंजन के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे डीजल साइकिल की बात करेंगे, डुअल साइकिल की बात करेंगे, और फिर हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन करेंगे ऑटो डीजल और डुअल साइकिल्स का कि उनकी एफिशिएंसीज किस तरह से अफेक्ट होंगी, उनकी एफिशिएंसीज में क्या रिलेशंस होगा, अगर सेम कंडीशंस में डिफरेंट साइकिल्स होंगी तो उनकी एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, सारी बातें यहाँ पे करेंगे। बात करेंगे कूलिंग सिस्टम की कि जब भी कोई भी यहाँ पे कोई भी IC इंजन होगा तो उस IC इंजन के लिए क्या कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, किस तरह के IC इंजन के लिए कौन सा कूलिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद पावर कैलकुलेशंस की कि कहाँ पे क्या लॉसेस होंगे और उन लॉसेस की वजह से जो नेट पावर आपको शाफ्ट में मिलने वाली है वो क्या होगी। डिफरेंट एफिशिएंसीज की बात करेंगे, एक बड़े से डायग्राम पे सारी एफिशिएंसीज देख लेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी एफिशिएंसी, डिफरेंट एफिशिएंसी जो भी बात करने वाले हैं उसकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर कुछ एक टेस्टिंग्स की बात करेंगे कि IC इंजन की टेस्टिंग के लिए मोड्स की टेस्ट क्या है, या मोटरिंग टेस्ट क्या है, या फिर विलेंस लाइन मेथड, ये सारे टेस्ट की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। IC इंजन को हम लोग और जो भी इंपॉर्टेंट गेट के क्वेश्चंस होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल से, मतलब कि किस तरह से रेफ्रिजरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो रिवर्स कार्नोट साइकिल कैसे यूजफुल है, कैसे कंपैरिजन के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ साइकिल, मतलब साइकिल में अगर मैं कुछ वेरिएशंस करता हूँ यहाँ पे कंडेंसर की या कंप्रेसर की, यहाँ पे जो भी बात हो रही होगी वहाँ पे साइकिल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उससे किस तरह से क्या चेंजेस आ जाएंगे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। बात यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे कैस्केड रेफ्रिजरेशन की, और कैस्केड रेफ्रिजरेशन की नीड क्यों है, क्यों हम यूज करते हैं कैस्केडिंग, उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, सारी बात यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे कि अगर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो वो किस तरह से डिफरेंट है वेपर कंप्रेशन साइकिल से, और क्या उनमें सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है और किस तरह से अलग है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे जब हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए एफिशिएंसी क्या निकल के आने वाली है उसकी भी बात करने वाले होंगे। लास्ट में देखेंगे हम लोग गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल कहाँ पे यूज होगी, क्यों यूज कर रहे होंगे हम, इसका सारी बातें यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स की बात करेंगे, अगर आइडियल रेफ्रिजरेंट होना चाहिए तो वो कैसे होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उसकी बात करेंगे। डिफरेंट रेफ्रिजरेटर्स की नेमिंग कैसे करते हैं वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइकोमेट्री, 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे साइकोमेट्री, और साइकोमेट्री में हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग जब भी मॉइस्ट एयर की स्टडी कर रहे होते हैं तो मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है, ठीक है। मॉइस्ट एयर के लिए हम लोग फिर देखेंगे कि कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो सकती है, मतलब जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर मैक्सिमम कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स की, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करने वाले हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करने वाले हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करने वाले हैं, और बात करेंगे हम लोग आगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और जब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स गेट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन गेट में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एंथैल्पी को कैसे निकालते हैं, किस तरह से क्वेश्चन की कैलकुलेशन होगी, पूरी एनालिसिस करेंगे ताकि जब भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले होंगे तो क्या होगा, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को ड्राई एयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो कई बार हमें क्या होता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि डिफ़िकल्ट हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से क्या है
जब हम उसको कंप्लीटली पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट की। साइकोमेट्रिक चार्ट को हम कैसे यूज करने वाले हैं, डिफरेंट कर्व्स या डिफरेंट लाइंस क्या शो कर रही हैं, किस तरह से होती हैं, वो सारी बात करेंगे। साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस की बात करेंगे डिफरेंट कि अगर सेंसिबल कूलिंग है या सेंसिबल हीटिंग है उसका क्या मतलब है, या बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस जो होंगी उनकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या है, और लास्ट हम लोग 6th चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंप्रेसर्स की। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर्स देखेंगे, ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो भी थर्मोडायनेमिक्स का रिमेनिंग सेकंड पार्ट जो भी था उसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मतलब सारी की सारी पावर साइकिल्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स को हम लोग देखने वाले हैं, और यहाँ पे आईसी इंजन मतलब यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को देख रहे हैं। कुछ एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों का जब सेकंड पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, जैसे गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 3 to 4 मार्क्स का आपका आ जाता है पावर साइकिल्स से, ठीक है। अगर मैं इंक्लूडिंग आरएसी बात कर दूं तो और थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी टोटल मार्क्स गेट में आने वाले, गेट में एक मार्क जो होता है आपका, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वर्कबुक का पूरा यूज करना है। जब भी हम लोग वर्कबुक कर रहे होंगे तो वर्कबुक के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपसे क्लास में करवाए जाएंगे, हाँ, और आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप पीडी पेन ड्राइव से या जी ड्राइव से पढ़ रहे हैं तो आप आपके नोट्स को क्लास जैसे जैसे लेक्चर्स चलते जाएंगे आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाना है क्लास के साथ साथ, और जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जा रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी वहाँ पे नोट करते जाना है, डिस्कस करना है, उनको अच्छे से एनालाइज करना है, ताकि आप जब रोज रोज इस तरह से नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपको ऑफलाइन की एक फील रहेगी और आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पेन ड्राइव या जी ड्राइव का यूज़ करेंगे तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक फॉर्मूला बैंक आपको उसके साथ साथ प्रिपेयर करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अगर आप, क्योंकि जब गेट का एग्जाम आ जाता है और उसके 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब आपको फॉर्मूले देखने होते हैं, तो अगर आपके पास फॉर्मूला बैंक नहीं होता है तो आप फॉर्मूले रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो अच्छा ही होता है कि आप फॉर्मूला बैंक बनाएं, और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अगर उन क्वेश्चंस को कर रहे हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसको आपको मार्क कर लेना चाहिए अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। और जब नेक्स्ट टाइम जो भी आपका फॉर्मूला बैंक है उसमें उससे रिलेटेड थ्योरी भी लिख लेनी चाहिए कि जब भी आप रिवाइज करने वाले हैं तो उसको वहाँ से देख के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे गेट में इस बार, और बहुत अच्छी रैंक लाएंगे। आपको जो भी, अगर आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा IIT या IISc में एडमिशन मिल जाएगा इजीली, या तो आप PSUs के लिए जाने चाहते हैं तो बहुत सारे PSUs के ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है। तो पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, फुल यूज़ करना है, और अपने आप को टेक्निकली साउंड कर देना है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कहीं भी ऐसे नहीं करना है कि बस जस्ट लेक्चर को ओपन कर दिया और बैठ के सुन रहे हैं। मैं तो कहूँगा हमेशा आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जिस पे आप अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स को प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो जब पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से हम लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।